हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। पिछले सेशन में हमने प्रीवियस सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, जैसे कि आपके मैनेजमेंट कंसेप्ट्स हो गए, मैनेजमेंट प्रोसेस, थ्योरीज, अप्रोचेस, डिसीजन मेकिंग, मैनेजरियल रोल्स हो गए, मैनेजरियल स्किल्स हो गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं नया सेशन बिल्कुल, जो कि है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन के बाद, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए नेट वाला भैया का, वहाँ आपको सारे पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपको यहीं पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन टुडे सेशन। तो सबसे पहले बात करें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से आप समझते क्या हो? तो सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू टू कंसेप्ट्स, दैट इज योर मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेस। अब इससे आप क्या समझ रहे हो? दैट वेरी फर्स्ट व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टू टर्म्स। अगर हम इकोनॉमिक्स और रिसोर्सेस की बात करें तो इकोनॉमिक्स में वी विल स्टडी कि लोग किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं, मटेरियल को कंज्यूम करते हैं और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स व्हाट इट हैज रिटन हियर, दैट इट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू इकोनॉमिक्स, which is the study of people, how they produce, they distribute, consume the material goods and services. उसी तरीके से अब इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा, उसी तरीके से रिसोर्सेज होता है। अब रिसोर्सेज से आप क्या समझते हो? तो रिसोर्सेज से हम ये समझते हैं कि जो मैनेजमेंट होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मैनेजर्स होते हैं, वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, या बोल सकते हैं किस तरीके से उन्हें सही जगह पे एलोकेट करते हैं चीजों को। अगर वो प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अटेन कर पाएंगे। तो यही हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट बताता है। अब चलिए एग्जैक्टली पढ़ लेते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अगर हमें इस टर्म को डिफाइन करना है तो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो द वेरी फर्स्ट, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड within an organization and corporations। किस तरीके से आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस को, या बोल सकते हैं जो भी रिसोर्सेस के साथ आप काम करने वाले हो, किस तरीके से उनका प्रॉपर एलोकेशन लगाते हो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपने कॉर्पोरेशन के अंदर। नाउ this is an essentially about the art of economizing, which is choosing the optimal course of action among several options। अब इसमें भी आप क्या करते हो ना, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें आप सबसे ज्यादा बोल सकते हैं या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन को पिक करके वहां पे यूज करते हो आप उसको, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्सिमम रिटर्न को जेनरेट कर सको। और मैक्सिमम रिटर्न जनरेट करने के पीछे भी आपका दो लॉजिक होना चाहिए कि आप रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइज करो और अपने लेबर्स को भी कम से कम लगाकर ज्यादा आउटपुट निकाल लो। तो कहीं ना कहीं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें इन चीजों को बताता है कि किस तरीके से आप कम से कम चीजों का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिफरेंट डेफिनेशंस। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का भी ऐसा नहीं है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपने वे में इसे डिफाइन किया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एक्सपर्ट ने किस तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है। सो द वेरी फर्स्ट इज योर इवान डगलस। इवान डगलस ने किस तरीके से इसे डिफाइन किया? ही डिफाइंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एज इट इज कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स and methodologies of the decision making process within an organization। अब ऑर्गेनाइजेशन है, हम स्टार्टिंग लेक्चर से पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग लिया जाता है वो किस तरीके से लिया जाता है और कौन लेता है, कौन वो बॉडी होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो हमारा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स होता है वो भी हमें हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। डिसीजन मेकिंग का भी काम जो हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऐसा इवान डगलस का कहना है। Now, it seeks to establish rules and principles to facilitate the attainment of the desired economic goals of the management। ये ऐसे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है जो हमें ऑर्गेनाइजेशनल, बोल सकते हैं जो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मैनेजमेंट को अटेन करना होता है, वो कहीं ना कहीं इस एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल्स के थ्रू हम अटेन कर सकते हैं। ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के थ्रू आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर
WR हेनरी एंड WW हेंस, इन्होंने क्या बोला कि दैट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ फर्म और अदर यूनिट्स ऑफ मैनेजमेंट अमंग द वेरियस पॉसिबल एक्टिविटीज। इनका भी सेम थॉट प्रोसेस था। इनका कहना था कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके स्केयर रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको किस तरीके से आप ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें किस तरीके से इन रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है ताकि वो एक्टिविटीज अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम परफॉर्म कर सके और अपने गोल्स को अटेन कर सके। इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने डिफाइन किया है, तो आप ये गो थ्रू कर लेना जितने भी मैंने यहाँ पे एक्सपर्ट्स के साथ आपको डेफिनेशन दे रखा है। और इसमें आप हो सके तो डे 1 से मैं बता रही हूँ कीवर्ड पिक करिए, दैट विल बी इजियर टू यू टू रिमेंबर। तो आप इसमें भी अब कीवर्ड्स को उठाना, पूरा डेफिनेशंस लर्न करने का जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए दैट यहाँ पे आप ये ले सकते हैं दैट एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स मेथोडोलॉजी थ्रू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये आपका एक लाइन जो है ये कीवर्ड हो गया, या फिर सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से भी इसको याद कर सकते हैं आप। उसी तरीके से सेकंड में आप इसको पिक कर सकते हो, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ फर्म। इस तरीके से आपको जो लगे, जो आपके लिए रिकॉल करना इजी हो, ऐसे टर्म्स को उठा के आप उसका कीवर्ड बना के इस डेफिनेशंस को लर्न कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है इसमें। अब बात करते हैं मैम व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्या, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमने पढ़े हैं। तो द वेरी फर्स्ट, इट इज क्लोज टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहने का मतलब है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस चीज पे फोकस करता है। इट फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशंस फॉर वेरियस मैनेजरियल इश्यूज। अब ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजर्स अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, हो सकता है वहां पे कुछ चैलेंजेस अराइज हो, कुछ कंसर्न इश्यूज रेज हो, तो उन इश्यूज या कंसर्न को भी कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं ताकि हमें उस कंसर्न या फिर उस इश्यू का एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल सके। Now next is your, it operates against the backdrop of macroeconomics। अब मैक्रोइकोनॉमिक्स में कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि आपके गवर्नमेंट सिस्टम्स हो गए, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हो गए, इन्फ्लेशन, ये कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है। अब ये बोलता है कि किस तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर्स आपके ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं सेव करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का हम यूज करते हैं ताकि हम इन फैक्टर्स से टैकल कर सके। नेक्स्ट इज योर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कहने का क्या मतलब है, चलिए इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ताकि इजी वे में आपको समझ में आ जाए। द वेरी फर्स्ट इट सेज दैट दे रिप्रेजेंट्स पीपल मोरल एटीट्यूड्स एंड आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट ग्रुप ऑफ पीपल शुड डू। लोगों का क्या एटीट्यूड है मोरली, और किस तरीके से लोग वहां पे ग्रुप होकर काम करते हैं, दैट्स व्हाट इट सेज। नाउ फॉर एग्जांपल इट एड्रेस द रिमार्क्स लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ओपन अप द इकोनॉमी। क्या सही है, क्या गलत है, और किस तरीके से हमें ओपन अप इकोनॉमी में काम करना चाहिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताती है कि कहीं ना कहीं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किस तरीके से इन चीजों में हमें हेल्प करता है, क्या गलत है क्या सही है ये पिक करने में, किस तरीके से हमें इकोनॉमी के अंदर रन करना है, ये सारी चीजें मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है जानने में। इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है लाइक पर्सपेक्टिव एक्शंस, जिसमें ये बोलता है कि दैट इट्स नॉट ओनली मेंशन द कंसेप्ट बट इट आल्सो डिस्कसेस वेदर और नॉट इट इज एप्लीकेबल इन अ सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब ये क्या बोलता है, पर्सपेक्टिव एक्ट्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग अ स्पेसिफिक गोल्स। द एल्गोरिदम रिकमेंड्स द बेस्ट सॉल्यूशंस ऑन अ गिवन चैलेंज। अब जो भी चैलेंजेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है सपोज, उन चैलेंजेस में किस तरीके से आप बेस्ट सोल्यूशन निकाल के उन चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकते हो। और ये भी बताता है कि ये कोई यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है जिसको फॉलो करना है, ये और भी कहाँ कहाँ किन किन अदर सर्कमस्टांसेस में भी एप्लीकेबल हो सकता है, वो भी कहीं ना कहीं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें बताता है। इंटरडिसिप्लिनरी, अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसी एक डिसिप्लिन में फॉलो नहीं होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैम इकोनॉमिक्स में देखने को मिल रहा है, मैनेजमेंट हम जो पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स है जिसमें हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं।
Now, next is your assumptions and limitations. Managerial economic concepts and theories are founded on the assumptions that may not be universally applicable. जो मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि ये जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के जो भी assumptions हैं जो आप ले रहे हो वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं है। वो हो सकता है आपके टर्म्स बाय टर्म्स, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस पे डिपेंड करेंगी कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट इज योर डिमांड। डिमांड, सब कोई डिमांड करते हैं, घर में सब डिमांड कर रहे हैं, कोई मम्मी से कर रहा है, कोई पापा से कर रहा है, कोई भाई से कर रहा है, कोई बहन से कर रहा है, कोई फ्रेंड से कर रहा है, तो एवरीवन इज डिमांडिंग समवेयर। ठीक है, अब डिमांड होता क्या है? तो डिमांड ना 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक डिमांड को जनरेट करने के लिए। एक डिमांड को जनरेट करने के लिए आपका विलिंगनेस होना चाहिए, आपका डिजायर, जिसको वांट्स बोल सकते हैं, वो होना चाहिए, और आपकी एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको बाय करने के लिए। तो इन 3 चीजों से मिलके आपका डिमांड बनता है। सपोज गर्ल्स, उनको शॉपिंग करना बहुत पसंद है। अब सपोज मेरा एग्जांपल लेते हैं, मुझे ना एक क्रॉकरी सेट खरीदना है बहुत अच्छा सा, मैं मॉल जाती हूँ, मेरा 1000 का बजट है वो क्रॉकरी सेट लेने के लिए। अब वो क्रॉकरी सेट ना 3rd फ्लोर पे, ठीक है। अब मैं घुसी तो ग्राउंड फ्लोर से थी। अब मैं उस ग्राउंड फ्लोर में घुसी ना, तो आई जस्ट अब वन ड्रेस कैच्ड माय आई। एक ड्रेस थी जो मुझे बहुत पसंद आ गई, मैं वहां पे गई, मैंने प्राइस टैग देखा, दैट्स कॉस्ट अराउंड 1000 ओनली। ठीक है, अब मेरी नीड क्या थी, मैं किस पर्पज से गई थी उस मॉल में? मैं गई थी क्रॉकरी सेट लेने के लिए, लेकिन मुझे अचानक से एक ड्रेस बहुत प्यारी सी पसंद आ जाती है, तो क्या मैं वो ड्रेस को ले लूंगी? हो सकता है वो मेरी डिमांड जनरेट नहीं करे पूरे तरीके से, मेरी विलिंगनेस तो है, मेरी इच्छा है उस ड्रेस को खरीदने की, क्या मेरी अफोर्डेबिलिटी है? मेरे पास तो सिर्फ 1000 है, अब मैं ड्रेस लूं या फिर क्रॉकरी सेट लूं? तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने नीड के तरफ जाऊंगी। अब क्रॉकरी सेट में तो मेरी तीनों चीजें हैं, मेरी अफोर्डेबिलिटी है, मेरी नीड्स है, और मेरी विलिंगनेस भी है, तो वो एक प्रॉपर डिमांड जनरेट कर रहा है उस क्रॉकरी सेट के लिए, ना कि उस ड्रेस के लिए। ड्रेस के लिए मेरे पास विलिंगनेस तो है, अफोर्डेबिलिटी, और कहीं ना कहीं मेरी नीड नहीं है, उस टाइम मुझे जरूरत नहीं है भाई उस ड्रेस की, बस मुझे पसंद आई तो मुझे लेनी है। तो ये डिमांड होता है। एक डिमांड को जनरेट करने के लिए तीनों चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, द डिजायर टू बाय समथिंग, दैट इज योर वांट्स, नीड होनी चाहिए, विलिंगनेस आपकी इच्छा होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे फॉर इट्स प्राइस, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एंड दिस 3 थिंग्स मेक्स द डिमांड ऑफ एनी इंडिविजुअल। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वी रेफर इन इकोनॉमिक्स। So in economics, demand refers to a consumer willingness to pay for a given product or services, जबकि other factors जो है वो constant हो जाएंगे। अगर आपके other factors constant नहीं हो रहे तो क्या वहां डिमांड जनरेट होगी? other factors constant कहने का क्या मतलब है मैम? other factors में आपके इनकम आ सकते हैं, और क्या आएंगे अदर फैक्टर्स में? आपका टेस्ट आ सकता है, फैशन आ सकता है, तो ये कुछ चीजें हैं अदर फैक्टर्स में जो काउंट हो सकती है। सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, ये सब मैं आगे बताऊंगी जो गुड्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अदर फैक्टर्स में काउंट हो सकते हैं, जिन्हें कांस्टेंट रखना बहुत जरूरी है एक डिमांड को जनरेट करने के लिए। अगर आपका इनकम फ्लक्चुएट हो रहा है तो वहां क्या प्रॉपर डिमांड जनरेट हो पाएगी? नहीं। हो सकता है मैंने तो 1000 का ही बजट बना के मैं गई थी मॉल में, लेकिन अगर मैं एक अर्निंग पर्सन हूँ और मेरी इनकम अचानक से मेरी इनकम बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं उसके लिए और एक्सपेंस नहीं कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर डिमांड को जनरेट नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज योर लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? सो द वेरी फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? So it is the price and quantity demand for any goods and services are inversely correlated. अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है ना, कि जो आपका प्राइस है और जो डिमांड है वो इनवर्स रिलेशनशिप का है। कैसे इनवर्स रिलेशनशिप है मैम? जब डिमांड रेज कर रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, कब बढ़ेगा डिमांड? जब आपका प्राइस कम होगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डिमांड कम हो जाएगा। जब प्राइस कम, डिमांड बढ़ा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम हो गया। अब आप एग्जाम्पल लो ना खुद की, जब आपके अभी सुनने में आया था कुछ टाइम पहले कि टमाटर बहुत महंगे हो गए। अब जब टमाटर ना 80 रुपए केजी मिल रहे थे, तो लोग सिर्फ 250 ग्राम ही खरीद रहे होंगे, या उससे भी कम हो सकता है। तो उस समय क्या हुआ? डिमांड कम हो गई टमाटो की। लेकिन जैसे ही टमाटर ना, अब क्या है ना, मार्केट में अभी इन करंट वो 15 रुपीज केजी मिल रहा है, माइट भी।
कहीं पे 10 भी मिल जा रहा है। अब क्या कर रहे हैं ना, लोग बल्क में खरीद रहे हैं उसे, कोई 1 केजी ले रहा है, कोई इतने कम प्राइस देख के 2 केजी ले रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ, डिमांड शूट अप हो गई अचानक से प्राइस के कम होने से। तो दैट व्हाट लॉ ऑफ डिमांड सेज। और लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ एक्सेप्शंस है, तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये चीज यहीं पे लिखा हुआ है, व्हेन ऑल द फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, जो मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया, लॉ ऑफ डिमांड आपकी तभी होगी जब फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स है वो कांस्टेंट होंगे। प्राइस और जो डिमांड है उसका तो इनवर्स रिलेशन दिखेगा, लेकिन जो अदर फैक्टर्स है जैसे आपके इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, फैशंस और जो भी हो गए गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सारी चीजें क्या होंगी, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज योर, there will be less demand for a product when its price rises, जो मैंने अभी आपको एक टमाटो के एग्जांपल से समझाया। Now next is your demand curve। डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व हमेशा आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गया, तो ये कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक नेगेटिव रिलेशनशिप हमारा शो हो रहा है। दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे ना, व्हेन इट गोज टू द सेम डायरेक्शन वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करेगा। तो चलिए देख लेते हैं लॉ डिमांड कर्व में क्या होता है। सो इट शोज द क्वांटिटी of a commodity that is demanded at a given price point at a given moment. It is a downward sloping for normal goods. Downward sloping जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये प्राइस, सपोज यहाँ पे प्राइस में 20 लिख देती हूँ, ठीक है, 20 था तो हम कितने क्वांटिटीज ले रहे थे मैम, वी आर परचेजिंग 10 क्वांटिटीज। प्राइस अब ना मैम 15 हो गया, अब हम कितनी क्वांटिटीज परचेज कर रहे हैं, नाउ वी आर परचेजिंग 13 क्वांटिटीज। अब यहाँ पे क्या हुआ ना मैम, प्राइस और कम हो गया, अब तो 10 हो गया मैम अचानक से, तो अब कितना हम परचेज कर रहे हैं यहाँ पे 18 क्वांटिटीज। तो ये आप देख रहे हो शूट अप जो हो रहा है, प्राइस गिर रही है और डिमांड बढ़ते जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या फॉर्म हो रहा है, एक डाउनवर्ड स्लोप फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो डिमांड कब होता है वो डाउनवर्ड स्लोप्स होता है। किस किस रीजन से हो सकता है, द वेरी फर्स्ट, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। दूसरा क्या देखते हैं मैम, हम इनवर्स रिलेशनशिप देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नाउ नेक्स्ट, और क्या क्या बोल सकते हैं, और किस किस रीजन से होता है। दूसरा, इसमें और क्या क्या, क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप्स होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कारण भी, जो मैं आगे आपको समझाऊंगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, इसका कंसेप्ट मैं डिटेल में बताऊंगी अभी आपको। और किस रीजन से ये डिमांड का नेगेटिव स्लोप हो सकता है, और डाउनवर्ड स्लोप किस, और भी क्या क्या रीजंस होते हैं इनके पीछे। इनकम इफेक्ट हो गया आपका, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। इनकम इफेक्ट कहने का मतलब ये एक अदर फैक्टर जो कांस्टेंट रहेगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहने का भी वही मतलब है कि कांस्टेंट होगा ये, ठीक है। ये डू नॉट वरी, मैं हर एक टर्म को आपको डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो ये अभी मैं लिख दे रही हूँ, लेकिन मैं जब इसको आगे पढ़ाऊंगी तो आप इससे कोरिलेट करके समझ लोगे। नाउ नेक्स्ट इज योर, अब देखिए डिमांड कर्व को ना इस टेबल में रिप्रेजेंट करके सेम चीज बताया गया है। अगर प्राइस 5 है तो हम 10 क्वांटिटी डिमांड करें, प्राइस एक घट गया मैम तो हम ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करें। इसी तरीके से देखिए प्राइस कम होते जा रहा है और डिमांड शूटअप करते जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है, अब लॉ ऑफ डिमांड के ना कुछ अपने एक्सेप्शंस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड क्या होती है, फॉलो नहीं होती है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड देखने को नहीं मिलता है। दैट मीन्स कि एक इनवर्स रिलेशनशिप हमारे प्राइस और डिमांड के बीच में देखने को नहीं मिलता है। तो द वेरी कौन कौन से वो केसेस हो सकते हैं, वेरी फर्स्ट इज योर गिवन गुड्स का केस। गिवन गुड्स कहने का मतलब मैम इंफीरियर गुड्स बोल सकते हैं, ठीक है। अब गिवन गुड्स किसने दिया था, किसके वजह से ये टर्म हमें सुनने को मिला, रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, इसीलिए कहीं ना कहीं से हम गिफिन गुड्स के नाम से जानते हैं। नाउ when we are comparing the luxurious items, these products are inferior, जैसा कि मैंने बोला। अब गिफिन गुड्स के केस में कैसे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होगा, अब आप ना अपने बेसिक नेसेसिटीज को ले लो। आप आलू रोज खा रहे हो,
नमक रोज खा रहे हो, सब्जी रोज खानी है आपको, चावल रोज खानी है, दाल रोज खानी है, तो क्या आप इन सारी चीजों को बंद कर सकते हो? अगर इनका प्राइस राइज होता है तो क्या आप खाना बंद कर दोगे? नो मैम, कैसे जिंदा कैसे रहेंगे फिर हम? तो इन सारी चीजों को आपको तब भी खरीदनी है। तो अब इन पे क्या आप कर सकते हो कि जैसे ही पोटैटो समझ लो कि 10 से 15 केजी का हो जाता है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लॉ ऑफ डिमांड फॉलो हो रही है? प्राइस शूट अप करने की वजह से क्या डिमांड नीचे चली गई? नो मैम, डिमांड तो एज इट इज इसका है। तो यही है, इसीलिए बोलते हैं कि गिफन गुड्स के केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, और कहीं ना कहीं हमारे नेसेसिटीज आइटम्स भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे यही सब हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उस केस में भी कहीं ना कहीं हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज योर इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किसे बोल सकते हैं? अब ना हम में से, मैं तो नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग का ऐसा मानना होगा कि जो हाई प्राइस्ड गुड्स होते हैं दे आर ऑफ गुड क्वालिटी। आप में से कुछ ऐसे मानते होंगे। कुछ लोग ना बस प्राइस देख के ले लेते हैं, अरे महंगा है यार, अच्छा ही होगा, बट क्या सच में अच्छा होता है वो चीज? तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, उसके प्रोडक्ट का प्राइस तो बड़ा है, प्राइस तो ज्यादा है, लेकिन उसके डिमांड को कम कर रहा है ये चीज? नहीं मैम, उसके डिमांड को कम नहीं कर रहा है, बिकॉज सम ऑफ द पीपल दे आर बिलीविंग कि वो महंगा है तो अच्छा होगा, तो वो कहीं ना कहीं खरीद ले रहे हैं उस प्रोडक्ट को। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी लॉ ऑफ डिमांड आपका फॉलो नहीं हो रहा है, इग्नोरेंस ऑफ प्राइस बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर इमरजेंसीज। इमरजेंसी का केस कैसे बोल सकते हैं? कोविड का टाइम याद करो आप लोग। ठीक है, मैं तो भाई बहुत अच्छे से, मुझे फ्लैशबैक करा दो तो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो कोविड का टाइम क्या था मैम? उस समय क्या हो रहा था ना, लोग स्टॉक बहुत ज्यादा स्टॉक इन कर रहे थे प्रोडक्ट्स का, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उन गुड्स हैं उनको बहुत ज्यादा वो जमा करते जा रहे थे, इन फियर ऑफ व्हाट, कि वो कहीं ना कहीं शॉर्टेज ना हो जाए उन चीजों का, तो वो अपने पास क्या कर रहे थे, जमाखोरी कर रहे थे बोल सकते हैं, जमा कर करके रख रहे थे। तो उस समय क्या हो रहा था, प्राइसेस तो थी, बढ़ रही थी, अब शॉर्टेज हो रहा है, सप्लाई कम हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस भी तो बढ़ जाएंगी ना। प्राइसेस थी, लेकिन क्या डिमांड कम हो रहे थे? नहीं मैम, डिमांड तो एकदम तेजी से बढ़ रहा था, लोग अपने घरों में सब चीजों को ला ला के जमा कर रहे थे, ताकि उन्हें फ्यूचर में वो चीज मिले ना मिले इस डर से। नाउ नेक्स्ट, वहां पे भी आपके क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड लोगों ने फॉलो नहीं होने दिया। नेक्स्ट इज योर बैंड वेगन इफेक्ट। बैंड वेगन इफेक्ट क्या है? बैंड वेगन इफेक्ट आप बोल सकते हैं दूसरों को देख के। अब होता है ना कि यार मेरे फ्रेंड ने तो आईफोन लिया, मुझे भी बड़ा मन है। अगर आपके फ्रेंड ने लिया है, आपके बेस्टेस्ट फ्रेंड ने ले लिया आईफोन, तो आपको भी आईफोन चाहिए। आप भी बोलोगे अपने घर में जाके कि मुझे आईफोन दिला दो, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने लिया है, वो फ्लॉन्ट करेगा, आपको भी दिखाना है भाई कि मेरे पास भी आईफोन है। तो वहां पे क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है उस चीज की? नहीं मैम। नेक्स्ट इज योर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। सेम चीज, इसको कहीं ना कहीं आप उससे भी कोरिलेट कर सकते हो इमरजेंसी वाले केस से, जहां पे आपको ये एक्सपेक्टेशन हो कि आज खरीद लेते हैं ना यार, क्या पता है 10 दिन के बाद इसकी प्राइस बढ़ जाए। लोग अब कांदा, जो ऑनियंस होते हैं, उनको स्टॉक करके क्यों रखते हैं लोग? लोग सोचते हैं ना अभी तो सस्ते में मिल रहा है, क्या पता 10 दिन के बाद उसकी प्राइस बढ़ जाए, तो क्या उसके डिमांड को वो लोग कम होने दे रहे हैं? नहीं, वो एक्सपेक्टेशन है उनका कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो वो अभी से उसे स्टॉक करके रखना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड आपका फॉलो नहीं हुआ। नेक्स्ट इज योर वेलबिन आइटम्स। वेलबिन आइटम्स ना लग्जरियस आइटम्स होती है। अब आप में से कुछ होंगे ना कि बहुत महंगे महंगे चीजें यूज करते होंगे, बहुत ब्रांडेड चीजें यूज करते होंगे, तो उनके लिए क्या है ना, दैट ब्रांड टैग इज देयर स्टेटस बोल सकते हैं, सिंबल। तो कहीं ना कहीं वो लग्जरियस आइटम्स के लिए ना हमारा डिमांड कम नहीं होता है। जैसे कि मैंने बोला, अब कोई लग्जरियस कार ले लो, क्या बीएमडब्ल्यू आपको अब 5-10 लाख में मिलने लगी तो सबके पास बीएमडब्ल्यू नहीं आ जाएंगी? तो उसका अपना ब्रांड कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो अब बीएमडब्ल्यू कार की ना अपने ब्रांड के ऊपर उसकी प्राइस डिटरमाइन करती है। तो बीएमडब्ल्यू लग्जरियस आइटम हो गई, आपकी लग्जरियस कार में काउंट हो गई, तो उसकी डिमांड ना एज इट इज रहेगी, उसकी प्राइस ज्यादा है, बढ़ रही है, लेकिन स्टिल उसका डिमांड कम नहीं होने वाला, उसका डिमांड एज इट इज रहेगा, क्योंकि लोग उसके ब्रांड के लिए पे कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर, तो ये आपके कुछ एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के, जहां पे आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फॉलो नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है कहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। अगर आप ऐसे इसे मगअप नहीं करो, अगर चीजों को समझो ना, तो ये इजिली समझ में आएगा कि कहां हम लॉ ऑफ डिमांड को नहीं देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, मैं ना कुछ डिटर्मिनांट्स ऑफ डिमांड आपको पढ़ा देती हूँ, ठीक है? अब डिटर्मिनांट्स ऑफ डिमांड क्या होता है?
डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब ये होता क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। किन किन चीजों से डिमांड अफेक्ट होता है ये बताता है मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। प्राइस ऑफ कॉमोडिटी कहने का मतलब है प्राइस की वजह से डिमांड इफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है मैम। हमने देखा कि प्राइस बढ़ जा रहा है ना तो डिमांड कम हो जा रही है, और जैसे ही प्राइस कम हो रही है हमारी डिमांड रेज कर जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्राइस अफेक्ट कर रहा है हमारे डिमांड को। सेकेंड है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम, किसी की इनकम ना 15,000 है तो वो ना क्या करेगा, वो हो सकता है कि 30 रुपए केजी वाली चावल खा ले। अब किसी की इनकम ना मैम 25,000 है, या बोल सकते हैं 30,000 है, तो क्या वो 30 रुपए केजी वाली चावल खाएगा? हो सकता है वो 40 रुपीज केजी वाली खाता होगा। तो कहीं ना कहीं इनकम हमारे डिमांड को अफेक्ट करती है। थर्ड हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फोर्थ हो गया आपका सब्सटीट्यूट गुड्स। इन दोनों को मैं साथ में इसलिए लिख रही हूँ ताकि मैं इन दोनों को आपको समझा सकूं कि एग्जैक्टली ये दोनों गुड्स किस टाइप के होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया मैम? आपको जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे, जैसे कि पेन, इंक, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या इंक के बिना पेन चल सकती है? कार, पेट्रोल, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कार के पेट्रोल के बिना आप कार चला सकते हो सकता है फ्यूचर में ज्यादा इनोवेशन आ जाए तो लोग चला भी ले, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन करंट सिचुएशन। तो ये कहीं ना कहीं आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? अब मैं थोड़ी कॉफी लवर हूँ, इंसान हूँ। अब क्या हुआ ना, कॉफी का प्राइस ना बढ़ गया, ठीक है। पहले तो मैं वो 10 वाला नेस्कैफे का सैशे ले लेती थी, अब ना वो कहीं 15 की हो गई। अब 10 की भी चाय पत्ती की सैशे आती है, 10 के नेस्कैफे की भी आती है। लेकिन मैं तभी कॉफी पीती थी क्योंकि दोनों का प्राइस सेम था। अब 15 हो गई वो कॉफी की प्राइस, लेकिन टी की प्राइस एज 10 ही है वो, तो मैं हो सकता है टी पे शिफ्ट कर जाऊं अब, क्योंकि उसकी प्राइस राइज हो गई है कॉफी की। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, जो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दे, एक दूसरे को बोल सकते हैं कि उसके जगह पे हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके डिमांड को तो अफेक्ट करेगा ही, कॉम्प्लीमेंट्री गुड करेगा। अगर पेट्रोल की प्राइस, अगर कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो क्या पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल का डिमांड वही रहेगा? नहीं, फिर लोग पेट्रोल क्यों डलवाएंगे, कार ही नहीं खरीदेंगे ना। कार की प्राइस बढ़ जाएगी तो फिर पेट्रोल का क्या यूज, लोग कार खरीदना बंद कर देंगे तो फिर पेट्रोल को डालेंगे कहाँ। दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जैसा कि मैंने बोला, ये भी डिमांड को अफेक्ट करेगा। अगर कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो मैं चाय पे स्विच कर रही हूँ ना भाई, मैं चाय पे स्विच कर रही हूँ तो चाय का डिमांड कहीं ना कहीं शूट अप होगा ना, और कॉफी की तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे डिमांड को अफेक्ट करेगा। और क्या क्या प्रोडक्ट और क्या क्या हो सकते हैं? नेचर ऑफ प्रोडक्ट, और क्या क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस जो मैंने बोला फ्यूचर प्राइसेस के, और क्या हो सकते हैं? एडवर्टीजमेंट्स, और क्या हो सकता है? टेस्ट, हैबिट्स, फैशन, जो मैं ऊपर समझाया था आपको। लेवल ऑफ टैक्सेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब समझते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है, एक एक को समझेंगे। अब नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसे डिमांड को अफेक्ट करेगा? अब जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा, अब होती है चीजें लोकल भी आती है, चीनी पैकेट में भी आती है हमारी, तो चीनी जो लोकल आ रही है उसकी प्राइस हो सकता है कुछ और होगी, पैकेट वाली की प्राइस कुछ और होगी, तो डिमांड कहीं ना कहीं इसे भी अफेक्ट करेगा। हो सकता है लोग पैकेट वाला प्रेफर करते होंगे ज्यादा, उसका डिमांड है भाई, लूज को उतना नहीं लेते होंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे डिमांड को, नेचर उसका अफेक्ट कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के डिमांड को। नेक्स्ट आपका एक्सपेक्टेशन, जो मैंने बोला फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ रही है, डिमांड शूटअप हो जाएंगी। एडवर्टीजमेंट, अब ना क्या होता है ना,
कुछ कुछ हमारे फेवरेट सेलेब्स ना कुछ कुछ चीजों का एडवर्टीजमेंट करते हैं टीवी पे, हम देखते हैं भाई मैम, हमने भी देखा है, ठीक है। तो अब देखा है, तो अब वो जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना, हम उसे लेने के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो हमें भी वो चीज लेनी है क्योंकि वो अच्छी है तभी वो कर रहे हैं। तो वहां पे भी डिमांड इफेक्ट हुआ। टेस्ट, हैबिट और फैशन पे भी डिमांड हमारा रिलाई करता है। आज हमें ये है, फैशन बोल ले, जैसे कि पहले अमिताभ बच्चन के एरा में क्या होता था ना, वहां पे वाइड लेग जीन्स चलती थी, उस टाइम पे वो फैशन था, फिर खत्म हो गया बीच में भाई, बीच में फिर पूरा एकदम स्लिम फिट जीन्स आने लगा। तो अब वो जीन्स का उस समय पे फैशन था, अब अचानक से हम इस एरा में भी फिर से अब के टाइम में देख रहे हैं कि फिर से वो अमिताभ बच्चन वाला एरा वापस आ चुका है, जहां पे हम नैरो वाइड लेग जीन्स, बूट कट जीन्स, ये सारी जीन्स को देख रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं फैशन भी डिमांड को अफेक्ट करती है हमारी। साइज ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन देखो डे बाय डे ना इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम होंगी, तो कहीं ना कहीं ये डिमांड को इफेक्ट कर रही है। लेवल ऑफ टैक्सेशन, अब लेवल ऑफ टैक्सेशन कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी सिस्टम्स है उन पे भी कहीं ना कहीं हमारा डिमांड रिलाई करता है। तो ये जो लेवल ऑफ टैक्सेशन है ना, इनको छोड़ के बाकी जितने, और प्राइस, ये प्राइस वाला को छोड़ के जो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी है, जैसे कि मैंने बोला था, अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करवाना है तो आपको प्राइस और डिमांड को छोड़ के सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना होगा भाई। तो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखने का मतलब है कि प्राइस को छोड़ दीजिए और बाकी ये जो सारे फैक्टर्स है, जो कि 9 फैक्टर्स जो मैंने बताया, ये कहीं ना कहीं आपका कांस्टेंट होना चाहिए, तभी आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा, फॉलो होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या है हम इसमें। अब टाइप्स ऑफ डिमांड है, टाइप्स ऑफ डिमांड में सबसे पहले आपका इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, जो कि एक सिंगल पर्सन जो डिमांड करे, एक सिंगल इंडिविजुअल लेवल पे। मैंने बोला कि भाई मुझे ना बड़ी क्रेविंग्स हो रही है मैंगो आइसक्रीम खाने की, ये मेरी इंडिविजुअल डिमांड है, सबने आके नहीं बोला मेरे साथ, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, इंडिविजुअल डिमांड होगा। मार्केट डिमांड क्या होता है, द टोटल डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर एन आइटम इन द मार्केट। अब हो सकता है ना, मैंने बोला ना भाई कि मुझे तो बड़ी क्रेविंग्स हो रही है, अब कोई बोलता है ना शॉपकीपर के पास जाके कि भैया वो वाली क्रीम नहीं मंगाई है, तो उधर से भी 2-4 लोग आ जाएंगे, बोलेंगे हाँ हाँ भैया वो वाली आपके पास नहीं है क्या। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सब लोग मिलके उस चीज के लिए डिमांड कर रहे हो, उस पर्टिकुलर क्रीम के लिए, बोल सकते हो उस पर्टिकुलर कॉस्मेटिक्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपका इंडिविजुअल डिमांड ना होके क्या हो जाएगा, मार्केट डिमांड हो जाएगा, जहां पे इकट्ठे सारे इंडिविजुअल आके इकट्ठे डिमांड कर रहे हैं। इंडस्ट्री डिमांड, अब जो भी फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है सेक्टर के अंदर, उनका जो कॉम्बाइंड डिमांड होगा, दैट इज योर कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स ले लें, अब उसमें आपका एमजी हेक्टर्स आ गया, बीएमडब्ल्यू आ गया, फिर और भी जितने भी लग्जरियस कार्स, या फिर बोल सकते हैं कार के जो शोरूम्स होते हैं, जो भी कार्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं इन कॉमन, तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जो भी कार उनको चाहिए, अब जैसे कि टाटा हो गया या फिर मारुति सुजुकी, जो भी कार मैन्युफैक्चर्स हो रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, वो सारे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ऑन डिमांड। तो वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो भी कंबाइंड डिमांड, जो भी इंडस्ट्रीज, जो भी फर्म्स एक इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही है, दैट इज योर इंडस्ट्री डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, दैट इज नॉट फॉर द लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड, सो इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर द थिंग्स दैट लास्ट द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सच एज फैशन, जो मैंने बताया, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, अमिताभ बच्चन वाला एरा उस टाइम तक ही था, फिर देखो अभी वापस आ गया, छोटे छोटे टाइम के लिए, ऐसा तो नहीं है उस टाइम से ही चल रहा है ये, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है हमारा डिमांड। लॉन्ग रन डिमांड हमारा लॉन्ग रन के लिए होता है, बोल सकते हैं लंबे समय तक के लिए होता है। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ना बेस्ट एग्जांपल है हमारे लॉन्ग रन डिमांड के। अब आज आप उसके प्रोडक्ट्स को यूज करो, कल क्या नहीं करोगे, कल भी उसकी डिमांड रहेगी। आप देखो अभी तक डव की जो डव सोप है, हमारा डव साबुन है, उसका डिमांड अभी तक है भाई मार्केट में, अभी तक लोग उसे खरीद रहे हैं, तो दैट इज योर लॉन्ग रन डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड खुद जनरेट हो जाती है, उसे जनरेट कराना नहीं पड़ता है। अब किस तरीके से वो खुद जनरेट होगी, आपकी नेसेसिटी क्या है मैम, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, मैस्लोस हायरार्की नीड्स याद करो, बेसिक नीड्स में हमने पढ़ा था ना, तो यही कहीं ना कहीं हमारा ऑटोनोमस डिमांड है, ऑटोमेटिकली जनरेट हुई है, हमारा ऑटोमेटिक नीड है ये। डिराइव डिमांड कहीं ना कहीं दूसरे डिमांड से अराइज होती है, जो डिमांड हमारे पास ऑलरेडी है उससे जो डिमांड निकल के आए, दैट इज योर डिराइव डिमांड। मुझे घर बनाना है, दैट इज माई डिमांड, अब घर बनाने के लिए मुझे ब्रिक्स चाहिए, और भी जो भी मटेरियल्स लगते हैं वो सब चाहिए, वो सब क्या हो गया आपका डिराइव डिमांड में काउंट होगा। घर बनाना मेरा पहला डिमांड था, उससे निकल के ये सारी डिमांड्स आई है मेरी। ड्यूरेबल आइटम्स,
लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो आइटम्स हमारी होती है दैट इज योर ड्यूरेबल आइटम्स। नॉन ड्यूरेबल आइटम्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स जल्दी डीके हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आएंगे आपके। तो ये कुछ थे जो डिमांड्स के टाइप्स थे। अब कंपोजिट डिमांड होता है और एक कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। कॉम्प्लीमेंट्री, अब कंपोजिट मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, लोग ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और कंपोजिट डिमांड में। कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होती है आपकी एक, और एक आपका होता है कंपोजिट डिमांड। अब नेम से तो दोनों आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है? कॉम्प्लीमेंट्री जो मैंने बोला, कार, पेट्रोल, ठीक है, अब पेट्रोल के बिना भाई कार नहीं रन कर सकते हम, कार की डिमांड बढ़ गई, कार की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल का डिमांड कम हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड हुआ आपका। कार के साथ भाई हमें पेट्रोल डीजल तो चाहिए चाहिए चलाने के लिए। कंपोजिट डिमांड, कोई एक प्रोडक्ट का मल्टीपल यूजेस हो, सिंगल प्रोडक्ट हैविंग मल्टीपल यूजेस। एग्जाम्पल से समझाइए मैम। इलेक्ट्रिसिटी, अभी ये जो चीजें रन हो रही है ना यहाँ पे, जो अभी मैं क्लासेस आपकी ले रही हूँ, ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही पॉसिबल है। इलेक्ट्रिसिटी से अब क्या मैं सिर्फ ये क्लासेस ही ले सकती हूँ और भी कुछ मल्टीपर्पज में नहीं यूज कर सकती? जैसे मैंने अपना फोन चार्ज पे लगा दिया, लैपटॉप यूज कर रही हूँ, कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, हर जगह पे जो भी अब इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन होता है वो हमारा सिंगल यूज नहीं होता है, उसके लिए हम मल्टीपल चीजों को उससे रन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ, वो है तो एक सिंगल प्रोडक्ट, लेकिन उससे हम मल्टीपल डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं। दैट व्हाट कम्स इन योर कंपोजिट डिमांड, जो बहुत सारे डिमांड्स को एक सिंगल प्रोडक्ट से फुलफिल करे, दैट इज व्हाट यूर कॉल्ड कंपोजिट डिमांड। तो अब से कॉम्प्लीमेंट्री और कंपोजिट में कभी कंफ्यूज मत करिएगा। सो आज के सेशन में इतना ही था। दैट इज योर, क्या क्या हमने डिस्कस किया, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को, उसके फीचर्स को, उसके बाद हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया, व्हाट आर द डिटरमिनेंट्स, क्या क्या है हमारे डिमांड के, उसको डिस्कस किया, और क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा डिमांड है उसको डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड कर्व। हमने देखा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग्स क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे दैट इज योर डिमांड कर्व, और बोल सकते हैं या फिर शिफ्ट इन डिमांड, एंड दैट इज योर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। उसके अलावा हम यूटिलिटी कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। सो आज के लिए इतना ही था। स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू एवरीवन।